माय नेम इज़ नेहा सक्सेना। मैंने अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि टारगेट करेगी यूपीएलटी एग्ज़ाम्स को। जैसे कि आपको पता है सभी स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम हो चुके थे, बट कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम की अभी तक डेट नहीं आ रही थी। फाइनली वो भी अभी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, तो नियरेस्ट हमारे पास एग्ज़ाम है। हम इस सीरीज़ में हर एक चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसके की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें। आज मैंने टॉपिक उठाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएलटी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नेट एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो हम इस सीरीज़ में हर एक चैप्टर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स का। ऐसे हम करके सारा सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल मॉक टेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट की पॉइंट होंगे, जो कि मैं चाहूँगी कि आप उसको की पॉइंट की तरह ही पढ़ें, क्योंकि अब वो समय नहीं है हमारे पास कि हम पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाए। तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ही काम करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरली रिलेटेड टू। यानी हमें पता होना चाहिए कि रिग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है एक्चुअल में। ओके, तो अभी इसका आंसर फाइनलाइज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिग्रेशन टेस्टिंग कहते किसे हैं। तो मैं एक सरल भाषा में बात करूं, जब आप किसी सॉफ्टवेयर में नई फीचर्स को जोड़ते हैं और उन फीचर्स को जोड़ने के बाद जो टेस्टिंग की जाती है ताकि पुराने वाले फीचर अभी भी सही काम कर रहे हैं या नहीं, उस टेस्टिंग को रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ये टेस्टिंग यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस बनाने रखने के लिए। तो आई होप आपको इस मेरे स्टेटमेंट से आंसर पता चल गया होगा। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इस प्राइमरी रिलेटेड टू मेंटेनेंस टेस्टिंग। अभी मेंटेनेंस टेस्टिंग क्या होती है, ये दो बेसिक फंक्शंस पे काम करती है। नंबर 1 इज़ करेक्टिव, दैट इज़ इन्वॉल्व टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स इश्यूज, एंड सेकेंड वन इज़ अडेप्टिव। So basically corrective involve testing to identify fix issues and adaptive to carried out to adapt software to change in environments. ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये कब कब किया जाता है, तो ये बग फिक्स करने के बाद यूज़ किया जाता है, नंबर 1। सेकेंड वन इज़ न्यू फीचर्स ऐड करने के बाद कि हमारा पुराना वाला सॉफ्टवेयर जो हमने ऐड फीचर्स किए थे वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोड अपडेट होने के बाद और न्यू वर्जन्स के रिलीज़ होने से पहले इस टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ प्राइमरी रिलेटेड टू मेंटेनेंस टेस्टिंग। अभी इसको थोड़ा सा की पॉइंट्स और देख लेते हैं। लाइक मैंने मेंशन किया है, रिग्रेशन टेस्टिंग फॉल्स अंडर बोथ करेक्टिव एंड एडेप्टिव मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया। व्हेन न्यू कोड इज एडेड और एग्जिस्टिंग कोड इज मॉडिफाइड, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू एंश्योर दैट द चेंजेस टू नॉट नेगेटिव इम्पैक्ट। मैंने बताया कि कोई भी हमारे न्यू फीचर्स ऐड करने के बाद पुराने फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, उस टेस्टिंग से पहले रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। मैंने इस सीरीज़ में कोशिश की है कि मैं इंग्लिश में भी स्टेटमेंट्स दूं और उसका फर्दर ट्रांसलेट करके भी, क्योंकि कुछ अंडरस्टैंडिंग्स समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम दोनों बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में काम करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये बताना है इन दो स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1 इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड अर्ली इन टेस्टिंग फेजेस, एंड सेकेंड वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेंड्स टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं इस वाइट बॉक्स टेस्टिंग को कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम सरल भाषा में बात करें तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है तो टेस्टिंग के पार्ट ही, बट इनमें माइनर डिफरेंस क्या होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को सॉफ्टवेयर के इंटरनल कोड्स, लॉजिक्स और स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी होती है। यानी अगर मैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के की पॉइंट की बात करूँ तो नंबर 1 पॉइंट हमारा पास होगा कि इंटरनल कोड, ठीक है। नंबर 2 होगा हमारे पास लॉजिक्स, एंड नंबर 3 इज स्ट्रक्चर। इन तीनों की नॉलेज होना ज़रूरी होता है फॉर वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए। और अगर
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टर को सॉफ्टवेयर के इंटरनल कोड या स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होती। यानी ये जो मैंने तीनों पॉइंट बताए हैं, ये तीनों पॉइंट वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए तो हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए नहीं है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर तब यूज़ करता है जब वो टेस्टिंग की फेज़ में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हो सॉफ्टवेयर को। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू and the second one is also true. Black box testing tends to be applied during later stages of the testing, as I discussed before. Okay, की पॉइंट देख लेते हैं इनके। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स डिफरेंस के की पॉइंट्स की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स में कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता, इसमें कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी होता है टेस्टर को। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर जब काम करता है तो कोड और लॉजिक्स पे करता है, यानी कोड सही है, लॉजिक सही है, उस पर चेकेबिलिटी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ही यूज़ की जाती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में केवल इनपुट और आउटपुट पर ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग टेस्टर करता है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेस्टिंग डेवलपर के द्वारा होती है। ठीक है, ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से होता है कि उसको नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाती है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है इंटरनल टेस्टिंग, यानी इंटरनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टेस्टिंग। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके माइनर की पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में माइनर डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन ऑर्डर द दे आर कैजुअली परफॉर्म इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी SDLC लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेप्स क्रोनोलॉजी में लगाने हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। नंबर 1 होता है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्ट की टेस्टिंग करना। यानी ऐसे समझिए कि मेरा एक बड़ा सा एक कोड है, उसको मैंने फ्रेगमेंट में यानी तोड़ा है उसको, तो मैं 1 बाय 1 ईच फ्रेगमेंट का टेस्टिंग करूँगी। तो 1 बाय 1 अगर मैं टेस्टिंग कर रही हूँ तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, अब मैंने जब ये ब्रेक किए हैं तो मुझे आगे जाके उनको मर्ज भी करना है ना, तो उस वाले पार्ट को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी सेकंड स्टेप वुड बी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। थर्ड स्टेप हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग होगा एंड द फोर्थ होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी फाइनल जो फेज होता है टेस्टिंग का वो होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर विल बी क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमारे पास होगा BACD, यानी ऑप्शन नंबर 1। स्क्रीन की वजह से शायद ऑप्शंस ये अदर ऑप्शंस कट रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट टेस्टिंग का की पॉइंट्स क्या होते हैं। एज आई डिस्कस बिफोर, unit testing is the first level of testing in a software development life cycle. It focuses on testing individual components or unit of the software, है ना। Whereas integration testing, after unit testing, integration testing performed to verify the interaction between different modules or components of the software. Okay, तो वही की पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए। एंड अदर पॉइंट्स आर सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग्स में हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी हमने जैसा डिस्कस भी किया कि फर्स्ट स्टेप पर होता है यूनिट, सेकेंड स्टेप पे होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, थर्ड स्टेप होता है सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल स्टेज of the testing in the software life cycle. Okay, it is performed to validate whether the software meets the business requirement and it is ready for the deployed. It is usually conducted by the end users clients. Okay, तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको नोट करके रख लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, विच इज अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, है ना। यानी क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग किसकी फॉर्म होती हैं, तो ये होती है हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मैंने अभी ऊपर की पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अभी हम सीख लेते हैं अल्फा और बीटा टेस्टिंग को। तो अल्फा और बीटा टेस्टिंग में
की पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है हमें कि इट इज़ यूजुअली डन बाय इंटरनल स्टाफ बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड ऑफ द टू एक्सटर्नल टेस्टर्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जैसा मैंने बताया अभी कि ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पार्ट होते हैं. दैट इज डन इन लैब एनवायरनमेंट एंड नॉट बाय द एंड यूजर्स. It help identify the all possible issues problem in a system before it goes for the beta testing. यानी बीटा टेस्टिंग के पार्ट जाने से पहले अल्फा टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है ताकि पॉसिबिलिटी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकें, यानी यूज़र्स के सामने आ सकें. इसमें यूज़र्स का कोई पार्ट नहीं होता, यानी ये इंक्लूड नहीं होता है यूज़र्स के लिए, यानी केवल इंटरनल स्टाफ ही उसको चेक करता है. उसी टेस्टिंग को बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय द यूज़र्स, यानी ऐसा समझिए कि बेसिकली ये रिव्यू जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उन रिव्यू की टेस्टिंग के लिए ही बीटा टेस्टिंग यूज़ की जाती है. इट इज़ अ सेकेंड फेज ऑफ द टेस्टिंग. एज आई डिस्कस्ड, बीटा टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय एक्चुअल यूज़र और पोटेंशियल कस्टमर इन देयर ओन एनवायरनमेंट. It is the second phase of the testing in which a sampling of the intended audience tries to product out before it is officially released to general public. This is the final test before shipping the product. Problem that were not discovered during alpha testing may be identified here. Okay, so ये basically key points हैं हमारे पास अल्फा और बीटा टेस्टिंग के. तो according to the question, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था अल्फा और बीटा टेस्टिंग किसकी पार्ट हैं, तो हम बताएंगे कि वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पार्ट हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन मेड टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इंक्लूड फीचर दैट वर वांटेड बट नॉट नेसेसरीली एसेंशियल. यानी ज़रूरत वह है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल ही ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस. ठीक है, मैं एक बार इस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि परफेक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है. इट रेफर टू मॉडिफिकेशन मेड टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इंक्लूड फीचर दैट आर डिजायरेबल बट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरीली. यानी ज़रूरत तो है बट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरीली. दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस फोकस ऑन एनहेंसिंग द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, making it more efficient, user friendly और capable of handling additional task. ठीक है, तो इस मेंटेनेंस को बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस, जो कि ज़रूरत तो होती है बट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल मॉडल. ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो आपको इस मॉडल को तो रिवाइज करना ही है. अदर मॉडल्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो है हमारे पास स्पाइरल, जो कि इम्पोर्टेंट में आता है, और एक ये वाटरफॉल. तो भी क्वेश्चन आया ही है हमारे सामने, तो वाटरफॉल को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में वाटरफॉल मॉडल होता क्या है. ठीक है, या उसके फेजेस क्या होते हैं. तो वाटरफॉल मॉडल को पढ़ने के लिए सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. यानी क्या यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसको रीड आउट करना. वाटरफॉल मॉडल में हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी. सेकेंड फेज होता है डिसीजन. डिज़ाइन डिसीजन, यानी बेसिकली जो भी हमारे पास डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारे पास मॉडल की एनालिसिस आई है उसका हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें. एंड थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन. फिर आता है वेरिफिकेशन. फिर आता है मेंटेनेंस. ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन पे पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वाटरफॉल मॉडल. यानी इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है वाटरफॉल मॉडल में. तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, हमारे पास होगा रिस्क एनालिसिस. ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें कोडिंग भी करनी होगी और रिक्वायरमेंट ज़रूरत होगी, डिज़ाइन भी करना ज़रूरी होगा, उसके बाद ये तो कोडिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास रिस्क एनालिसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मॉडल इज़ प्रिफेयर फॉर द
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हेन द रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियर, जहाँ पर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती लेकिन तभी भी हमें उस मॉडल का यूज़ करना होता है, उस मॉडल को बोलते हैं हम इवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है और मॉक टेस्ट में दिया है तो हम इसको एक बार फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इवोल्यूशनरी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये अगेन रिपीटेड है, तो इसका आंसर होगा रिस्क एनालिसिस। एंड द सेकेंड वन क्वेश्चन इज विच इज़ अ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। इनमें से बताइएगा कि कौन सा मॉडल SDLC का मॉडल है, वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल मैंने अभी डिस्कस किया। स्पाइरल मॉडल में हमारे 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि काम करते हैं। फर्स्ट फेज होता है हमारे पास प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। एजाइल मॉडल को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कपलिंग। व्हाट इज कपलिंग? देखिए, कपलिंग की पॉइंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोहेजन पॉइंट क्या होता है, तभी हम दोनों चीज़ें समझ पाएंगे। तो ऐसे समझिए, कोहेजन होता है एक परिवार और उस परिवार के हर एक सदस्य है। कपलिंग कहते हैं केवल 2 लोगों को, यानी एक परिवार में केवल 2 ही लोग हैं, उन पर टेस्टिंग हमें करना है, ठीक है। तो कोहेजन होता है एक मॉडल के अंदर एलिमेंट्स कितने रिलेटेड हैं, और कपलिंग का मतलब होता है कि केवल 2 मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी कितनी है। कोहेजन डिफाइन करता है इंटरनल रिलेशनशिप को, जबकि कपलिंग बताता है मॉड्यूल्स के बीच के कनेक्शंस को। इसको बोलते हैं हम हाई कोहेजन, इसको बोलते हैं हम लो कपलिंग। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो मान लीजिए एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है। उस शॉपिंग सिस्टम में, यानी फ्लिपकार्ट जैसे एक एग्जांपल में, आप कार्ट में ऐड आइटम, रिमूव आइटम, अपडेट आइटम कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल होगा कोहेजन का। लेकिन अगर मैं बात करूं पेमेंट मेथड का, तो उस पर डिपेंडेंसी केवल आपकी है और आपकी पेमेंट की है। यानी कार्ड मॉड्यूल को, पेमेंट मॉड्यूल को हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप पर डिपेंड होना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम हाई कपलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोहेजन होता है मल्टीपल इनपुट्स के अंदर आप रिलेशन कितना डिफाइन कर पा रहे हैं, और कपलिंग होता है केवल 2 लोगों के बीच की बात। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कपलिंग इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो कपलिंग इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस, हाँ बिल्कुल, बिटवीन 2 मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टिमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट फॉर ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर इन बेसिक कोकोमो। ये कोकोमो क्या है? कोकोमो मॉडल कहलाता है कोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास A स्टार KLOC पावर B एंड PM। तो बेसिक फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू यहाँ फिक्स होती है 2.4 एंड B की वैल्यू फिक्स होती है 1.05, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के मेजरली जो 4 पॉइंट्स हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैकॉल क्वालिटी फैक्टर्स।
तो मैकॉल क्वालिटी फैक्टर्स होती है मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। अब ये है क्या मैकॉल क्वालिटी फैक्टर्स, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैकॉल क्वालिटी मॉडल क्लासिफाई सॉफ्टवेयर quality into three main categories. Number one, product operation factor would be correct, reliable, efficient, integrate and usable. Second one is product revision factor, maintainability, flexibility, testability. And the third one is product transition factor, portability, reusability, interoperability. इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल सॉफ्टवेयर विंडो 7 पर ही चले, विंडो 10 पे चले ही ना, या विंडो 10 पे चले तो विंडो 7 पे ही ना चले, है ना। तो इस फैक्टर्स को बोलते हैं मैकॉल फैक्टर्स। उन्होंने अपने एक फैक्टर्स दिए थे कि आप जो भी अपना सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और करेक्टनेस को फॉलो करना चाहिए। उसको बोलते हैं मैकॉल मॉडल क्लासीफाई सॉफ्टवेयर मॉडल। ठीक है, देखिए रिलायबिलिटी के अगर की पॉइंट समझें तो एंश्योर सॉफ्टवेयर मेंटेन परफॉर्म ओवर टाइम, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए सुबह तो चल रहा है शाम को नहीं चल रहा है ना, यानी 2026 में चल रहा है लेकिन 2028 में नहीं चलेगा, यानी रिलायबल होना चाहिए। नंबर 2, इट मेजर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू रिसोर्स यूज्ड। नंबर 3, मेंटेनेबिलिटी, एफर्ट नीडेड फॉर अपडेट, करेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। नंबर 4, पोर्टेबिलिटी, एबिलिटी टू मूव सॉफ्टवेयर अक्रॉस एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो ये इनके की पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, तो यानी मेन गोल क्या है सिस्टम टेस्टिंग का। तो सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, इसका करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है corrective maintenance is universally is used to refer to maintain or fault repair. Number 2, perfective maintenance sometimes means performing the software by implementing new requirement, which of the following is correct। यानी आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो करेक्टिव मेंटेनेंस इज यूनिवर्सली यूज टू रेफर मेंटेनेंस पर रिपेयर, बिल्कुल सही बात है, यानी ये तो ट्रू होगा। नंबर 2 है परफेक्टिव मेंटेनेंस समटाइम्स मीन्स परफेक्टिंग द सॉफ्टवेयर बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू रिक्वायरमेंट, विच ऑफ द इज करेक्ट, ये भी ट्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू मेंटेन टेस्टिंग, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था जो हमने डिस्कस किया था। चलिए रैपअप करते हैं। तो हमने इस छोटी सी एक वीडियो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यानी मोस्ट ऑफ द की पॉइंट्स देखे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड।